तो हे गाइस, वेलकम बैक। आज से हम एक ऐसी लेजेंडरी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि पूरा एक्सपीरियंस है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान, आत्माएं और खतरनाक मॉन्स्टर्स एक ही रियलिटी में मौजूद हैं। और इस सीरीज का नाम है ब्लीच। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं एपिसोड की तरफ, जहां शुरुआत होती है एक अजीब और खौफनाक माहौल से। शहर में अजीब घटनाएं हो रही हैं, हर तरफ डर और बेचैनी फैली हुई है। और इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कुछ रहस्यमयी प्राणी, जिन्हें हम बाद में होलोज के नाम से जानते हैं, इस दुनिया में एंटर कर रहे हैं। ये सिर्फ कोई साधारण आत्माएं नहीं बल्कि ऐसी बुरी स्पिरिट्स हैं जो इंसानों की आत्मा तक को खत्म कर सकती हैं। दूसरी तरफ हम एंट्री करते हैं अपने मेन कैरेक्टर इचिगो कुरोसाकी की लाइफ में, जो कि एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट दिखता है, लेकिन असल में बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी पावर है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। वो मरे हुए लोगों की आत्माओं को देख सकता है और उनसे बात भी कर सकता है, और यही चीज उसकी जिंदगी को लगातार मुश्किल बनाती रहती है। रास्ते में कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं, लेकिन इचिगो जिस कॉन्फिडेंस और पावर के साथ उन्हें हैंडल करता है, उससे साफ पता चलता है कि ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है। वहीं हमें एक छोटी सी डिटेल दिखाई जाती है, जहाँ एक लड़की की मौत हो चुकी होती है और लोग उसकी याद में फूल रखते हैं, लेकिन जब वो फूल गिर जाते हैं तो इचिगो को गुस्सा आता है, क्योंकि वो आत्माओं का सम्मान करता है। इससे हमें उसके कैरेक्टर की गहराई समझ आती है कि वो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि दिल से भी अच्छा इंसान है। इसके बाद हमें एक सोल यानी उस लड़की की स्पिरिट दिखाई जाती है जो इचिगो से बात करती है, और ये कंफर्म हो जाता है कि इचिगो का ये एबिलिटी रियल है। फिर सीन शिफ्ट होता है उसके घर पर, जहां हमें उसका फनी लेकिन इमोशनल फैमिली डायनामिक देखने को मिलता है। उसका पिता हमेशा उससे फाइट करता रहता है, लेकिन ये उनका अजीब तरीका है अपना प्यार दिखाने का। उसकी 2 बहनें हैं जो इस सब को नॉर्मल मानती हैं, खासकर उसकी छोटी बहन जो खुद भी स्पिरिट्स को देख सकती है। यहाँ से स्टोरी धीरे धीरे और डीप होती जाती है, क्योंकि अगले दिन जब इचिगो स्कूल जा रहा होता है तब उसे किसी की चीख सुनाई देती है और वो तुरंत उस दिशा में भागता है जहाँ एक छोटी लड़की एक खतरनाक होलो से बचने की कोशिश कर रही होती है। ये वही मॉन्स्टर होते हैं जिनका जिक्र शुरुआत में हुआ था। तभी अचानक एक रहस्यमयी लड़की एंट्री करती है जो काले कपड़ों में होती है और एक तलवार के साथ उस होलो को एक ही बार में खत्म कर देती है। ये सीन बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है कि इस दुनिया में सिर्फ खतरे ही नहीं बल्कि उन्हें खत्म करने वाले भी मौजूद हैं। ये लड़की बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है, लेकिन इचिगो के दिमाग में कई सवाल छोड़ जाती है। रात को जब इचिगो अपने घर में होता है तब वही लड़की अचानक उसकी खिड़की से अंदर आ जाती है, और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, क्योंकि वो लड़की खुद को इनविजिबल समझ रही होती है, लेकिन इचिगो उसे देख सकता है और यही चीज उसे शॉक कर देती है। दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है, जहाँ वो लड़की खुद को सोल रिपर बताती है, जिसका काम होता है अच्छी आत्माओं को सही जगह भेजना और बुरी आत्माओं यानी होलोस को खत्म करना। वो इचिगो को समझाने की कोशिश करती है कि ये दुनिया कितनी खतरनाक है, लेकिन इचिगो इतनी आसानी से उसकी बात मानने वाला नहीं होता। तभी अचानक एक और खतरनाक होलो उनकी लोकेशन तक पहुंच जाता है, जो इचिगो की बहन को टारगेट करता है। अब सिचुएशन बहुत सीरियस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इचिगो नहीं बल्कि उसकी फैमिली भी खतरे में आ जाती है। सोल रिपर उस होलो से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो बुरी तरह घायल हो जाती है, और यही वो मोमेंट है जहाँ स्टोरी एकदम टर्न लेती है, क्योंकि इचिगो पहली बार सच में डर और गुस्से को महसूस करता है। वो समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो अपनी फैमिली को खो देगा। तब सोल रिपर उसे एक ऑप्शन देती है कि अगर वो अपनी पावर उसे ट्रांसफर कर दे तो इचिगो खुद सोल रिपर बन सकता है और इस खतरे से लड़ सकता है। बिना ज़्यादा सोचे इचिगो तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके लिए उसकी फैमिली सबसे पहले है। और जैसे ही वो तलवार अपने सीने में लेता है, एक ज़बरदस्त एनर्जी एक्सप्लोजन होता है, और यहाँ पर हमें इचिगो का नया फॉर्म देखने को मिलता है। एक ऐसा सोल रिपर जिसकी पावर खुद उस लड़की की उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा होती है। उसकी तलवार बहुत बड़ी होती है और उसकी प्रेजेंस ही बदल जाती है, और फिर बिना समय गंवाए वो उस खतरनाक होलो का सामना करता है और एक ही ज़बरदस्त अटैक में उसे खत्म कर देता है। इस पूरे सीन में जो इमोशन, पावर और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है वो इस सीरीज की असली ताकत को सेट करता है। और यहीं से शुरू होती है इचिगो की वो जर्नी, जहां उसे न सिर्फ दुश्मनों से लड़ना होगा बल्कि अपनी नई पहचान को भी समझना होगा, क्योंकि अब वो सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं रहा बल्कि एक सोल रिपर बन चुका है, जिसकी लाइफ अब पूरी तरह बदलने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत एक फनी लेकिन कैरेक्टर डिफाइन करने वाले सीन से होती है, जहां इचिगो का फादर सुबह सुबह उस पर अचानक अटैक कर देता है, और ये कोई पहली बार नहीं है बल्कि उसका रोज का तरीका है उसे जगाने का। बाहर से ये सब मजाक लगता है, लेकिन असल में ये उनके बीच का एक अजीब सा बॉन्ड है, जिसमें फाइट के जरिए वो अपना प्यार दिखाते हैं। इचिगो तुरंत काउंटर करता है और दोनों के बीच हल्की फुल्की मारपीट होती है, लेकिन इसी बीच इचिगो का ध्यान पिछली रात की घटना पर चला जाता है, जब उसने पहली बार एक सोल रिपर की पावर ली थी और एक होलो से अपनी फैमिली को बचाया था। अब वो अपने फादर से अपनी बहनों के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे याद है कि पिछली रात उनकी जान खतरे में थी, लेकिन उसका फादर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है और बताता है कि रात को बस एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था जो उनके घर में घुस गया था। और हैरानी की बात यह है कि घर में इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद किसी को कुछ याद नहीं है और किसी को चोट भी नहीं लगी। यहाँ इचिगो को समझ आता है कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है,
और ज़रूर रुकिया ने कुछ ऐसा किया है जिससे सबकी मेमोरी बदल गई है, ताकि सोल और होलो वाली सच्चाई लोगों से छुपी रहे। उसकी छोटी बहन युजू हमेशा की तरह घर संभाल रही होती है और सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी बहन करीन अपने अलग ही एटीट्यूड में रहती है। इसके बाद सीन स्कूल में शिफ्ट होता है, जहां हमें इचिगो की क्लास लाइफ दिखाई जाती है और यहीं पर हमें उसके कुछ क्लासमेट से इंट्रोडक्शन मिलता है, जैसे ओरिहिमे जो एक सीधी सादी लेकिन थोड़ी एयरहेड टाइप लड़की है, और उसकी दोस्त तात्सुकी जो काफी स्ट्रांग और प्रोटेक्टिव नेचर की है। एक छोटी सी टक्कर में इचिगो और ओरिहिमे आमने सामने आते हैं, जहां इचिगो उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो शर्म के मारे भाग जाती है, जिससे साफ दिखता है कि वो इचिगो को लेकर थोड़ा अलग फील करती है। क्लास के अंदर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तभी अचानक एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट की एंट्री होती है, और ये कोई और नहीं बल्कि रुकिया होती है, जिसने अपनी पहचान छुपाने के लिए ह्यूमन फॉर्म ले लिया है। इचिगो उसे देखते ही शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, लेकिन रुकिया उसे अपने तरीके से चुप रहने का इशारा करती है और अपनी एक्टिंग से पूरी क्लास को कन्विंस कर देती है कि वो एक नॉर्मल स्टूडेंट है। क्लास के बाद जब दोनों अकेले होते हैं, तब रुकिया इचिगो को पूरी सिचुएशन समझाती है कि उसने अपनी सारी सोल रिपर पावर इचिगो को ट्रांसफर कर दी थी, जिसकी वजह से अब वो खुद एकदम कमजोर हो गई है और वापस सोल सोसाइटी नहीं जा सकती, क्योंकि पावरफुल सोल रिपर्स ही लौट सकते हैं। इसीलिए अब उसे ह्यूमन वर्ल्ड में रहना पड़ेगा और तब तक इचिगो को उसकी जगह सोल रिपर का काम करना होगा। ये सुनकर इचिगो को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे बिना पूछे इस मुसीबत में डाल दिया गया है, और वो साफ मना कर देता है कि वो किसी अजनबी के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। उसके लिए उसकी फैमिली ही सबसे पहले है। रुकिया ये सुनकर समझ जाती है कि इचिगो को ऐसे मनाना आसान नहीं होगा, इसलिए वो एक ज़बरदस्त तरीका अपनाती है और अपनी खास तकनीक से उसकी सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देती है, जिससे इचिगो खुद अपनी बॉडी को नीचे पड़ा हुआ देखता है और घबरा जाता है, लेकिन यही उसका सोल रिपर फॉर्म होता है। अब रुकिया उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसे एक स्पेशल फोन दिखाती है, जिससे सोल सोसाइटी से ऑर्डर्स आते हैं, और उसी समय उन्हें एक मिशन मिलता है, जहां एक होलो एक छोटे बच्चे की सोल को टारगेट कर रहा होता है। इचिगो तुरंत उस बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रुकिया उसे रोक देती है और उसे उसके ही शब्द याद दिलाती है कि वो किसी अजनबी के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। यहाँ इचिगो के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, क्योंकि उसका दिल उसे कह रहा होता है कि वो उस बच्चे को बचाए, जबकि उसका दिमाग उसे रोक रहा होता है। कुछ सेकंड सोचने के बाद वो आखिरकार अपने दिल की सुनता है और उस होलो पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है और बच्चे की जान बचा लेता है। इसके बाद वो रुकिया से साफ कहता है कि वो वही करेगा जो उसे सही लगेगा और किसी के आदेश पर नहीं चलेगा। रुकिया भी ये देखकर थोड़ी इम्प्रेस होती है और फिर वो उस बच्चे की सोल को अपने तरीके से आफ्टर लाइफ भेज देती है, जिसे सोल बुरियल कहा जाता है। और हैरानी की बात यह है कि इचिगो ये टेक्निक बिना सीखे ही समझ जाता है, जो रुकिया के लिए भी शॉकिंग होता है, क्योंकि ये दिखाता है कि इचिगो के अंदर नेचुरल टैलेंट है। दूसरी तरफ हमें एक और साइड स्टोरी दिखाई जाती है, जहां ओरिहिमे के अतीत के बारे में थोड़ा पता चलता है कि उसका एक बड़ा भाई था जो अब इस दुनिया में नहीं है और वो उसके बहुत करीब थी। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां इचिगो रुकिया से काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो हर समय उसका पीछा करती रहती है और आखिरकार रुकिया उसके घर में ही छुपकर रहने लगती है और उसकी अलमारी को अपना ठिकाना बना लेती है, जिससे इचिगो की लाइफ और भी ज़्यादा अजीब हो जाती है। इसी बीच एक नई घटना होती है, जब ओरिहिमे के साथ एक एक्सीडेंट होता है, लेकिन वो बिना किसी बड़ी चोट के बच जाती है, जो थोड़ा सस्पिशियस लगता है। रुकिया तुरंत नोटिस करती है कि उसके शरीर पर एक अजीब सा निशान है, जो किसी नॉर्मल इंसान का नहीं हो सकता, और उसे शक होता है कि इसके पीछे कुछ और है। बाद में जब इचिगो और रुकिया इस बारे में बात करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ओरिहिमे का भाई उसकी मौत के बाद एक होलो बन चुका हो सकता है, क्योंकि जिन आत्माओं के दिल में पछतावा या अधूरी भावनाएं रह जाती हैं, वो सोल सोसाइटी नहीं जा पाती। और आना पता चलता है कि ओरिहिमे का भाई धीरे धीरे होलो में बदल जाती हैं, और यही सच इस कहानी को और ज़्यादा इमोशनल और डार्क बना देता है, क्योंकि इसका मतलब है कि जो दुश्मन सामने आएगा वो कभी किसी का अपना भी रहा होगा। इसके बाद रात के समय एक खतरनाक होलो अटैक करता है, जो और कोई नहीं बल्कि ओरिहिमे के भाई की आत्मा होती है, और उसका टारगेट खुद ओरिहिमे होती है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी वही अटैचमेंट और दर्द मौजूद है। इचिगो इस सिचुएशन को समझते ही तुरंत एक्शन में आता है और उस होलो से भिड़ जाता है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक दुश्मन को हराना नहीं बल्कि एक रिश्ते को खत्म करना भी शामिल है। फाइट के दौरान इचिगो को साफ दिखाई देता है कि उस होलो के मास्क के पीछे एक इंसानी चेहरा है, और वो समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है बल्कि एक टूटी हुई आत्मा है। रुकिया उसे समझाती है कि हर होलो कभी इंसान था, और अगर वो अपने दर्द और पछतावे से बाहर नहीं निकल पाता तो वो इसी तरह एक मॉन्स्टर बन जाता है, और उसे मुक्त करने का एक ही तरीका है कि उसके मास्क को काटकर उसकी आत्मा को आज़ाद किया जाए। ये सुनकर इचिगो के लिए ये लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अब उसे सिर्फ जीतना नहीं बल्कि उस आत्मा को शांति भी देनी है। इचिगो अब तक हुई सारी घटनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, और उसके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा था कि आखिर ओरिहिमे का भाई कैसे एक होलो बन गया, और अगर वह सच में होलो बन चुका है तो वह अपने ही लोगों के पीछे क्यों पड़ा है। रुकिया उसे समझाती है कि हर होलो के पीछे एक दर्द भरी कहानी होती है, और अक्सर वह अपनी अधूरी भावनाओं की वजह से ही इस रूप में बदल जाते हैं।
लेकिन इस केस में मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि ओरिहाइम का भाई किसी और ताकत के कंट्रोल में लगता है जो उसे इचिगो की तरफ खींच रही है। इसका मतलब साफ है कि इचिगो अब सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहा, बल्कि उसकी मौजूदगी खुद एक खतरा बन चुकी है जो बुरी आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। इसी बीच ओरिहाइम अपने दोस्तों के साथ स्कूल में थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है जब एक अदृश्य ताकत उस पर हमला करती है। उसकी दोस्त तात्सुकी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह ताकत इतनी खतरनाक होती है कि तात्सुकी को बुरी तरह घायल कर देती है। ओरिहाइम डर के मारे एक कोने में सिमट जाती है और तभी उसके सामने सच्चाई खुलती है कि जो उसे मारने आया है वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई है, जो अब एक होलो बन चुका है। उसका चेहरा मास्क के पीछे छिपा है, लेकिन उसकी आवाज़ और उसकी मौजूदगी साफ बता रही है कि वह वही इंसान है जिसने कभी उसकी रक्षा की थी। यह देखकर ओरिहाइम अंदर से टूट जाती है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही कि उसका भाई जो कभी उसका सहारा था अब उसी की जान लेने पर क्यों तुला हुआ है। दूसरी तरफ इचिगो और रुकिया तेजी से वहां पहुंचते हैं और हालात को समझने की कोशिश करते हैं। रुकिया इचिगो को समझाती है कि होलो के अंदर इंसानी भावनाएं खत्म हो जाती हैं और वह सिर्फ अपनी भूख और दर्द के आधार पर काम करते हैं। लेकिन जैसे ही इचिगो उस होलो का सामना करता है, उसे एहसास होता है कि इस केस में कुछ अलग है, क्योंकि वो होलो सीधे हमला करने की बजाय छिपकर चालें चल रहा है। वो ओरिहाइम को पकड़ लेता है और उससे सवाल करता है कि क्या वह उसे भूल चुकी है। यह सुनकर ओरिहाइम के अंदर की भावनाएं फूट पड़ती हैं और वह समझ जाती है कि यह सच में उसका भाई ही है जो अपने दर्द और अकेलेपन की वजह से इस रूप में बदल गया है। होलो उसे दोष देता है कि उसने उसे भुला दिया और उसकी मौत के बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। उसके अंदर का गुस्सा और दर्द उसे और खतरनाक बना देता है, लेकिन तभी इचिगो बीच में आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है कि एक बड़े भाई का काम अपने छोटे भाई बहन की रक्षा करना होता है, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाना। यह बात होलो के अंदर कहीं गहराई तक असर करती है और एक पल के लिए उसका असली इंसानी रूप बाहर आने लगता है। रुकिया यह देखकर समझ जाती है कि ओरिहाइम का भाई पूरी तरह से बुरा नहीं बना है, बल्कि वह अंदर ही अंदर उस अंधेरे से लड़ रहा है जिसने उसे होलो बना दिया है। ओरिहाइम हिम्मत जुटाकर अपने भाई से बात करती है और उसे बताती है कि उसने उसे कभी नहीं भुलाया, बल्कि वह चाहती थी कि वह शांति से आगे बढ़ जाए। उसकी बातों में सच्चाई और प्यार इतना गहरा होता है कि होलो का दिल पिघलने लगता है और वह अपने किए पर पछताने लगता है। इस दौरान उसका मास्क टूटने लगता है और उसका असली चेहरा सामने आने लगता है। यह एक ऐसा पल होता है जहां एक इंसान अपने अंधेरे रूप से लड़ते हुए वापस खुद बनने की कोशिश कर रहा होता है। इचिगो समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है और वह अपनी तलवार से उस होलो को खत्म करने की बजाय उसे शुद्ध करता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जैसे ही वह वार करता है, होलो का रूप धीरे धीरे खत्म होने लगता है और ओरिहाइम का भाई अपने असली रूप में लौटकर अपनी बहन को आखिरी बार देखता है। वह उसे मुस्कुराकर अलविदा कहता है और फिर उसकी आत्मा शांति के साथ आगे बढ़ जाती है। यह सब देखकर ओरिहाइम टूट जाती है, लेकिन साथ ही उसे यह सुकून भी मिलता है कि उसका भाई अब दर्द में नहीं है। दूसरी तरफ रुकिया यह देखकर हैरान होती है कि इचिगो बिना किसी ट्रेनिंग के इतनी जल्दी यह सब समझ गया और उसने एक सोल रिपर की तरह काम किया। बाद में यह दिखाया जाता है कि रुकिया अपने डिवाइस से ओरिहाइम और बाकी लोगों की यादें बदल देती है ताकि उन्हें इस घटना की सच्चाई याद ना रहे और उनकी जिंदगी सामान्य बनी रहे। इचिगो यह सब देखकर समझ जाता है कि यह दुनिया कितनी अलग और खतरनाक है और अब वह इससे भाग नहीं सकता। वह रुकिया से कहता है कि वह उसकी मदद करेगा और सोल रिपर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार है, क्योंकि अब यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि उसकी अपनी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में 3 लड़के एक तोते को लेकर बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है कि यह तोता मनहूस है, क्योंकि जो भी इसे अपने पास रखता है उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है। तभी अचानक ऊपर से एक भारी स्टील बार गिरता है जिसे साधु अपने हाथों से रोक लेता है और सब उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ एक खतरनाक होलो यह बताता है कि वह अपनी अधूरी मौजूदगी को पूरा करने के लिए इंसानी आत्माओं को खाता है और खासकर सोल रिपर उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। इससे साफ हो जाता है कि इस तोते के पीछे कोई बड़ा खतरा छिपा है। स्कूल में इचिगो और रुकिया मिलते हैं, जहां इचिगो हैरान होता है कि उसकी चोटें इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई और रुकिया अपने आत्मविश्वास से बताती है कि यह उसके लिए आम बात है। तभी केगो और मिजुइरो भी वहाँ आते हैं और रुकिया से मिलते हैं। इसके बाद साधो वहां आता है और उसके साथ वही रहस्यमयी तोता होता है जो घायल दिख रहा है। साधो बताता है कि उस पर स्टील बीम गिरा और फिर बाइक से टकराया, लेकिन उसे कुछ खास नहीं हुआ। यह सुनकर सब उसकी ताकत का अंदाजा लगाते हैं। रुकिया और इचिगो समझ जाते हैं कि यह तोता सामान्य नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक आत्मा है और इसके पीछे जरूर कोई होलो है। शाम को इचिगो घर लौटता है तो देखता है कि साधो बुरी तरह घायल हालत में उनके घर लाया गया है और उसके घाव किसी इंसान के नहीं लगते। रुकिया महसूस करती है कि यह काम एक शक्तिशाली होलो का है। अगले दिन पता चलता है कि साधो अचानक गायब हो गया है, तो इचिगो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। रुकिया उसे बताती है कि होलो उस जगह छिपते हैं जो इंसानी दुनिया और सोल सोसाइटी के बीच होती है, इसलिए उन्हें ढूंढना मुश्किल है। लेकिन इचिगो अपनी नई शक्तियों से उस तोते से जुड़ी आत्मा को ट्रैक कर लेता है और यह देखकर रुकिया भी चौंक जाती है। दूसरी तरफ साधो उस तोते के साथ भाग रहा होता है और तोता उसे बार बार चेतावनी देता है कि जो भी उसकी मदद करता है वह मारा जाता है, लेकिन साधो उसकी बात नहीं सुनता।
तभी होलो उन पर हमला करता है और सादो पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है। इचिगो भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन सादो उसे देखकर दूर भागता है ताकि वह भी खतरे में ना पड़े। तभी इचिगो की बहन करिन वहां आ जाती है और रुकिया इचिगो को उसे घर ले जाने को कहती है, जबकि वह खुद सादो को ढूंढने जाती है। रास्ते में करीन बताते हैं कि उस तोते के अंदर एक छोटे बच्चे की आत्मा है जिसे उसके सामने ही मार दिया गया था, और यह सुनकर इचिगो और ज्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि अब यह मामला एक मासूम की जान से जुड़ा है। उधर रुकिया उस होलो से भिड़ती है, लेकिन उसकी शक्तियां अभी पूरी तरह वापस नहीं आई हैं, इसलिए उसका हमला बेअसर रहता है और होलो उसे पकड़ लेता है। तभी सादो वहां पहुंचता है और बिना डरे रुकिया की मदद के लिए खड़ा हो जाता है। होलो बताता है कि वह कई सोल रिपर्स को खा चुका है और अब वह और भी ताकतवर हो गया है। इस स्थिति में सादो अपनी ताकत और हिम्मत के साथ उस खतरनाक दुश्मन के सामने डटा रहता है और यह साफ हो जाता है कि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है, जहां एक तरफ एक निर्दयी होलो है और दूसरी तरफ अपने दोस्त और एक मासूम आत्मा को बचाने के लिए तैयार सादो और इचिगो खड़े हैं। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज़्यादा इंटेंस और खतरनाक होने वाली है। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस।